नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड की एक नई कैटेगरी की जो है इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड। इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड जैसे कि नाम से मालूम चलता है, ये फंड्स इनकम फंड यानी कि डेट फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये फंड्स होंगे फंड ऑफ फंड्स। ये क्योंकि फंड ऑफ फंड्स स्कीम है तो ये फंड्स अपने खुद के डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक फंड में या एक से अधिक फंड्स में, और वहीं दूसरे फंड हाउसेस के फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये फंड्स इन्वेस्ट करेंगे आर्बिट्राज फंड में। तो यानी कि यदि आप एक इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में उसी फंड हाउस की डेट स्कीम्स हो सकती हैं या दूसरे फंड हाउस की डेट स्कीम्स हो सकती हैं। साथ ही उसमें आर्बिट्राज फंड भी आपको देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी में एज ऑफ नाउ 13 फंड्स हैं, जिनमें से कुछ नए फंड्स हैं जबकि कुछ फंड हाउसेस ने अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि उसके फाइनेंशियल एट्रीब्यूट जो हैं वो चेंज करके उसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अब वो इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड बन गया है। तो पुराने और नए सब मिला के इस वक्त 13 फंड्स इस कैटेगरी में हैं और बहुत सारे दूसरे फंड हाउसेस भी इस कैटेगरी में फंड लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि इस तरह के फंड्स लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद है। तो पहला तो यह है कि इन्वेस्टर को इस तरह के फंड्स के जरिए डेट और आर्बिट्राज दोनों तरह के फंड्स का एक्सपोजर मिल सकता है। तो ऐसे तो आप कहेंगे कि इन्वेस्टर खुद भी एक डेट फंड में और एक आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, तो एक ही फंड के जरिए दोनों तरह के फंड्स का एक्सपोजर लेने से क्या फायदा होगा। तो इसका मकसद है टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स जनरेट करना। आप शायद जानते होंगे कि डेट फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से एप्लीकेबल होता है। चाहे आप किसी भी अवधि के लिए निवेश करें तो यहां पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अलग अलग नहीं होता, बल्कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना आपको मिला रिडम्पशन पर, तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं। यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो शायद डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने पर जो रिटर्न्स हैं वो आपके लिए टैक्स एफिशिएंट नहीं माने जाएंगे। जुलाई 2024 के बजट में यह प्रपोज हुआ कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर जो प्रॉफिट होता है, जो कैपिटल गेन्स होते हैं, उस पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग नियम होंगे, यानी कि 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी वो जहां पर उस स्कीम के टोटल असेट का मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। तो चाहे वो इक्विटी फंड्स हों या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हों, इस तरह के फंड्स में यदि 1 साल के बाद आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन्स होंगे वो कहलाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और उस पर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा, पहली बात तो यह है कि फर्स्ट 1,25,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल गेन्स होंगे उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो कैपिटल गेन्स 1,25,000 से ज्यादा एक्सीड करेंगे उस पर 12.50% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। वहीं यदि बात की जाए डेट फंड्स की या फिर ऐसे किसी भी फंड की जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% तक है, यहां पर चाहे वो डेट फंड्स हों या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हों, जहां पर भी आप देखेंगे कि इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमम 35% तक है, इस तरह के फंड्स पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऐसा कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, बल्कि जो टोटल प्रॉफिट होगा वो इनकम के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि जो भी इनकम टैक्स स्लैब होगा इन्वेस्टर का, उस हिसाब से वहां पर टैक्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से अधिक होगा लेकिन 65% से कम होगा, और यहां पर जो टैक्स एप्लीकेबल होंगे उस तरह होंगे कि यदि यूनिट्स को मिनिमम 2 इयर्स तक होल्ड करने के बाद रिडीम किया जाता है तो जो गेन्स होते हैं वो कहलाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और उस पर 12.50% के रेट से कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन 2 साल या उससे पहले यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो जो गेन्स होंगे
उस पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। तो कम से कम ये बात तो है ना कि यदि आप 2 साल तक होल्ड करने के बाद रिडीम करते हैं तो आपको स्लैब रेट पर टैक्स नहीं पे करना है डेट फंड की तरह, बल्कि इक्विटी की तरह 12.50% के रेट से इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। तो यहीं से आइडिया आया इस तरह के फंड्स का, यानी कि इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड का, क्योंकि इस तरह के फंड्स में जो इक्विटी एलोकेशन होगा वो मिनिमम 35% होगा। और ये इक्विटी एलोकेशन ऐसा नहीं है कि प्योर इक्विटी है, बल्कि आर्बिट्राज फंड के रूप में यहां पर एलोकेशन देखने को मिलेगा। और क्योंकि आर्बिट्राज फंड भी इक्विटी की कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए 35% एलोकेशन या उससे अधिक का एलोकेशन यदि आर्बिट्राज फंड्स में होगा तो ये फंड्स उस कैटेगरी में आ जाएंगे जहां पर 2 इयर्स के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल होंगे। तो इस कैटेगरी में जो फंड्स हैं उनका मेजर एलोकेशन डेट में ही है, लेकिन क्योंकि इन्हें टैक्स एफिशिएंट बनाया जाए इसके लिए मिनिमम 35% एलोकेशन आर्बिट्राज फंड्स में होगा। तो यानी कि आपको एक फंड के जरिए डेट और आर्बिट्राज का बेनिफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहे हैं वो टैक्स एफिशिएंट माने जा सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं उनके लिए इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने से कोई टैक्स में बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं यानी कि 15%, 20% या उससे अधिक रेट से उनके लिए टैक्स एप्लीकेबल होता है, उनके लिए कैटेगरी सुटेबल मानी जा सकती है। तो अब बात यह आती है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फंड सुटेबल रहेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहते हों, डेट का एलोकेशन बढ़ाना चाहते हों, लेकिन साथ में वो चाहते हों कि उनके प्रॉफिट पर टैक्स कम लगे, उनके लिए ये कैटेगरी सुटेबल मानी जा सकती है। और मेरे हिसाब से यदि आप इस कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 साल का होना चाहिए। हालांकि आप इस फंड में यूनिट्स को 2 साल तक होल्ड करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में तो मेरी राय में आपको 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलना चाहिए। तो इन फंड्स में डेट एलोकेशन मैक्सिमम 65% होगा और आर्बिट्राज में एलोकेशन मिनिमम 35% दिखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।